इस वक्त हमारे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको हरियाणा का कोरोना का ग्राफ अब तक कहां पहुंचा है ये आपको बता दें। हरियाणा में कोरोना से अब तक 205 केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के अब तक 43 मरीज ठीक होकर के भी लौट चुके हैं। तो ये हरियाणा में कोरोना का अब तक का जो सिलसिला चला है आपके सामने, कुल 205 मामले। आइए स्वागत करते हैं खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंडिया टीवी पर आए। इस वक्त पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि सर अब जो ये 20 तारीख की 1 हफ्ते की लॉकडाउन 2 की जो म्याद थी जो खत्म होगी, उसके बाद केंद्र सरकार ने बहुत सी रियायतें देने का ऐलान किया है। तो लोग ये जानना चाह रहे होंगे आपके राज्य में भी कि किसको छूट मिलेगी, शहरों में कितनी मिलेगी, गांव में कितनी मिलेगी। हमने अपने प्रदेश में 3 प्रकार के जोन बनाए हैं। रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। तो रेड जोन जहां हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहां पर तो ये छूट जो बहुत आवश्यक छूट है वो तो मिलेगी, लेकिन सामान्य जो गतिविधियां जो ग्रीन जोन में चलाई जा सकती है उसकी छूट उसमें नहीं होगी। इस काम के लिए हमने हरियाणा में सोशल डिस्टेंसिंग प्लान कमेटीज ये सब जगह बनाई हैं, जिसके अंदर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, चाहे जिला लेवल पर होगी और चाहे हमारी स्थानीय स्तर पर होगी, ब्लॉक लेवल पर होगी। 3 स्तर पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी बनाई है और इन सब चीजों को लागू कराने के लिए खास करके हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल हेल्प सर्विसेज वो सब चालू रहेंगी। उसमें किसी प्रकार की हो, उसमें कुछ आयुष की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। एग्रीकल्चर को लेकर के जितनी एक्टिविटीज हैं वो भी सब चालू रहेंगी। उसमें भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जहां तक छोटे उद्योग की बात है, उस छोटे उद्योग में जहां लोग अपने लेबर को सोशल डिस्टेंसिंग प्लान के हिसाब से काम करेंगे और उनको जितना अपने इंडस्ट्री के अंदर परिसर में उनकी रखने की गुंजाइश बनेगी, या फिर अगर बाहर आना जाना भी रहेगा तो जो ग्रीन जोन एरिया है उसके अंदर उनको पासेस दे करके और उनको भेजा जाएगा। इस प्रकार से इस सारी व्यवस्थाओं का पालन किया है। कुछ और भी चीजों को जिनको मुक्त किया गया है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर की कुछ चीजें हैं, सोशल सेक्टर की जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, जैसे स्पेशल चैलेंज जो बच्चों के कुछ सेंटर्स हैं। इस प्रकार से जो सोशल सर्विसेज के ऐसे सेंटर्स हैं जिनको सबको चालू रखा जाएगा। एजुकेशन के अंदर केवल ये कहा गया है कि रिमोट एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम ये इसको चालू रखा जाएगा। उसके अंदर कहीं भी क्लासेस, कॉलेज, स्कूल्स इनको नहीं खोला जाएगा। तो इस प्रकार से इस रेस्ट्रिक्शन के आधार के ऊपर जितने भी चीजें बताई गई हैं उनका हम ठीक से पालन करेंगे और मुझे लगता है 20 अप्रैल के बाद कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी ताकि ये जो आने वाली समस्या है गरीब लोगों को, मजदूरों को, उनमें से कुछ राहत उनको मिलेगी। ऐसा हम लोगों ने प्लान किया है। जी सर, आपसे पहले ग्रामीण इलाकों के बारे में जानना चाहते हैं। किसानों के सामने इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, फसल उनकी तैयार खड़ी थी, अब उसे मंडियों तक पहुंचना है। जो कृषि उत्पादों की पूरी चेन है वो कैसे न टूटे और काम करती रहे, इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको मार्केटिंग के सिस्टम को थोड़ा और लंबे समय तक ले जाएंगे, क्योंकि निश्चित मात्रा में ही किसानों को इन्फॉर्म किया जाएगा जिनको आना है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको ध्यान रखना है, लेबर का जो अभाव है मजदूरों का उसका भी हमको ध्यान रखना है। आड़तियों को भी हमने कहा है कि जो सेंटर्स हमने बढ़ाए हैं, क्योंकि सरसों के सेंटर्स जो डबल किए गए हैं, पिछली बार लगभग 70 के लगभग परचेजिंग सेंटर थे, इस बार उनको 150 किया है। गेहूं के लिए जो 411 सेंटर्स थे, इस बार 1800 सेंटर्स हमने बनाए हैं, परचेज सेंटर्स। तो आड़तियों को भी थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन सबको अपील की है कि इस बार की प्रोक्योरमेंट जो भी कठिनाइयां हैं उसमें से रास्ता निकालते हुए और लगभग 2 महीने ये प्रोक्योरमेंट चलेगी। किसानों को कहा है कि वो भी अपने घर में स्टोर करें अथवा जहां उनको जगह मिलती है उनको प्रशासन भी कुछ जगह उपलब्ध कराएगा। सार्वजनिक स्थान हैं अथवा सामाजिक संस्थाओं के कुछ स्थान हैं, शेड्स हैं, वो सब वहां पर स्टोर करेंगे। और हमने केंद्र सरकार को ये भी लिखा है कि थोड़ा डिले अगर होती है किसान के प्रोक्योरमेंट में तो उनको 1 महीने के बाद कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए, और वो इंसेंटिव्स यदि मिलते हैं तो किसान का जो कुछ इसमें 1 महीने बाद लाने में मानो कोई छोटी मोटी घाटे की बात भी है वो उसके अंदर पूर्ति की जा सकती है। बोरियां हमने इसमें यानी बारदाना ये उपलब्ध कराने की बात कही है कि जो किसान बारदाना ले जाना चाहेंगे मंडी से, अपने आड़ती से या सोसाइटी से, उनको सबको बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा
ताकि उसको स्टोर करके वो अपना रख सके। इस नाते से हमने व्यवस्थाएं बारीक से बारीक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। मंडियों में मास्क लगाने की बात है, मंडियों में सैनिटाइजेशन करने की बात है, स्वच्छता की बात है, सब बातें हम ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ कठिनाइयां आने वाली हैं, उसको सब मिलकर के सहन करेंगे और अपने सिस्टम को आगे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खट्टर साहब, वैसे हर सेक्टर ये उम्मीद कर रहा है कि उससे कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। शहरों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाजाही जो है वो थोड़ी सरल की जाए। आप ये बता सकते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे या सेक्टर्स होंगे जहां रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और एहतियात के तौर पर आपका आगे का प्लान क्या होगा? नहीं, देखिए, कुछ कठिनाइयां तो उनको होंगी। आखिर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके ही काम अलाउड हैं, सब तरह के कामों को अलाउड नहीं किया गया है। हाँ, उसमें जहां कहीं कोरोना का प्रभाव नहीं है, जैसे मैंने बताया ग्रीन जोन्स हैं, उन ग्रीन जोन्स में थोड़ा सा छूट उनको मिलेगी जो छोटी इंडस्ट्री चलाने के लिए। जहां रेड जोन है, जहां हॉटस्पॉट है, जहां कंटेनमेंट एरिया है, वहां पर ये गतिविधियां चालू नहीं होंगी। जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का विषय है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी हम चालू कराएंगे। ऐसे कुछ काम चालू हो जाएंगे, और जो भी चालू होंगे उसमें मोटे तौर पर फार्मूला यही है कि सोशल डिस्टेंसेस को बना करके रखा जाए, क्योंकि इस रोग का इलाज आगे अस्पतालों में कुल मिलाकर के जो होगा, लेकिन पहले तो इसको फैलाव से बचाया जाए। फैलाव से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ये मूल मंत्र है इसका। खट्टर साहब, अब अगर आपके राज्य में कोरोना की बात करें, कोरोना के प्रसार की बात करें, तो लॉकडाउन के ऐलान के बाद से आपकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? अभी हमने कुछ दिनों में देखा कि कुछ मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जो भी बातें प्रारंभ से ही हमको ध्यान में आई, 4 मार्च को हमारे यहाँ पहला केस मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में जो 14 इटालियंस आए थे पॉजिटिव केस के, उसी दिन अलार्म हो गया था कि ये खतरनाक बीमारी जो विश्व के कई देशों में फैल चुकी है, हमारे यहाँ इसने पदार्पण किया, तो हमको कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए। हमने विद इन अ वीक सारे सिस्टम खड़े किए, बहुत तरह की कमेटियां बनाई, हमने मूवमेंट सबकी रोक दी गई। 8 तारीख के बाद मेरे अपने जितने प्रोग्राम बने हुए थे सारे तुरंत मैंने कैंसिल किए। सामाजिक संस्थाओं को भी इन्वॉल्व किया, व्यापारिक संस्थाओं को भी इन्वॉल्व किया, और जितना इंडस्ट्री के लोग थे सबको हमने बात की कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड जब से घोषित हुआ, उससे पहले उन सब लोगों ने अपना मन बना लिया था कि हम जहां भी गैदरिंग होती है ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। लॉकडाउन का पालन भी बहुत सख्ती से हमने 24 तारीख से कराया, ताकि कोई विषय उसके अंदर गंभीरता से उसकी गंभीरता को देखते हुए हमारे यहाँ कहीं फैल ना जाए। हमारे यहाँ हरियाणा का सिस्टम बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये जो मरकज के लोग थे, जिसको तबलीगी लोग कहें, इनकी संख्या में लगा एकदम बढ़ावा हुआ, और 1 अप्रैल के बाद इनकी संख्या बढ़ने लगी। आज अगर देखा जाए तो जो हमारे 198 केसेस में से लगभग 110 केस ऐसे हैं जो तबलीग या तबलीग से जुड़े संपर्क के आए हुए लोगों के हैं, और 55 लोग बाकी लोगों में से ठीक हो चुके हैं। तो मात्र जो 35 या 40 लोग हैं जो तबलीगियों से अलग हैं। अगर ये तबलीग की घटना न हुई होती तो मैं समझता हूँ हरियाणा की स्थिति बहुत बेहतर होती, लेकिन फिर भी अब जो घटना हुई है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन सबको भी ठीक किया जाए। हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जितने भी हेल्थ सर्विसेज है, इस पर भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स है, नर्सिस है, पैरामेडिक स्टाफ है, वो भरपूर एक उत्साह से लगा हुआ है, अपनी परवाह नहीं करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए, और उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्थाएं सारी खड़ी की हैं। हमारे पास उनकी सुरक्षा के जो सामान चाहिए, जो भी इस प्रकार का उनके लिए सामान जो चाहिए, वो सारे का सारा हमने पूरा करके उनको दिया हुआ है। किसी प्रकार की कमी उनके पास ना आए, इसलिए इस सारे में से बचाव करके हम आगे निकल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। हमने आयुष के नाते से भी कुछ दवाइयां ऐसे लोगों पर प्रयोग की हैं जिसमें से हालांकि वो प्रयोगी हैं, कोई एकदम उसको कंक्रीट तौर पर मेडिकली कोई बात कहना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो चीजें ऐसे आयुष के नाते से काढ़ा है, गर्म पानी का सेवन करना है, या जो लोग पॉजिटिव थे उनके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, उनको पॉजिटिव होने में कुछ सहायता मिली है, ऐसा हमारे आयुष के लोगों का मानना है। तो कुल मिलाकर सब तरफ से सहयोग जो मिला है, सामाजिक संस्थाओं का मिला, वॉलंटियर्स का मिला, हमारे जो ये कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, इन लोगों ने जो बढ़िया काम किया, सरकार ने अलग अलग विभागों ने अच्छा काम किया, जिसमें से हम इसको इस सीमा तक रोक पाए। मैं सबका बहुत बहुत आभारी भी हूं और सबको धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार से हरियाणा को उन्होंने बचा लिया।
सर, आपके राज्य में बहुत ज्यादा मामले नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि ये परिस्थिति ऐसी ही रहे, लेकिन फिर भी राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, वो आने वाले वक्त को देखते हुए, इमरजेंसी सिचुएशंस को देखते हुए अपनी तरफ से और तैयारियां कर रही हैं और अपने जो साधन है उनको बढ़ा रही हैं। ऐसे में हरियाणा क्या कर रहा है? हरियाणा में भी हमने बिल्कुल सारी तैयारी की हुई है कि किस प्रकार से क्वारंटाइन में रखने के लिए जितनी हमको तुरंत आवश्यकता पड़ सकती है, लगभग 28,000 लोगों के लिए क्वारंटाइन की हमने व्यवस्था की है। आइसोलेशन हॉस्पिटल्स के अंदर भी लगभग 8,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था आइसोलेशन में कर रखी है। आईसीयू वगैरह की भी सारी व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की सारी व्यवस्था, और 10 हॉस्पिटल्स को हमने कोविड हॉस्पिटल मार्क किया है कि ऐसे अगर कोई आवश्यकता पड़ती है मान लो, तो ऐसे 10 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली फॉर कोरोना जो पॉजिटिव हैं उनके इलाज के लिए उनको रखा है। हमने अपने डॉक्टर्स, अपने जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए स्पेशल एक पैकेज भी उनको बताया है कि जो कोरोना के अंदर काम करने वाले ऐसे लोग हैं उन वार्ड्स के अंदर किसी भी श्रेणी के होंगे, क्लास 1 से क्लास 4 तक, ऐसे सब लोगों की सैलरी हमने इस पीरियड की डबल की है और उनके लिए एक्स ग्रेशिया केंद्र ने पहले से घोषणा की है। तो ऐसी सारी व्यवस्था हमने कर रखी हैं। हम मानते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। इस प्रकार के एक विचार को लेकर के हम काम कर रहे हैं। फिर भी हमारा विश्वास है कि कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। ये बात भी हमारे मन में एक संकल्प के रूप में बन ली। ये विश्वास मुझे यकीन है कि हर भारतीय के मन में है। तैयारी पूरी होनी चाहिए, चाहे उसकी जरूरत पड़े न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल खट्टर जी, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।